कर रहा हूं कि आज भी सरमाए का फरार जारी है, दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। मुझे जो खदशा है कि आईएमएफ की शराइत के बाद आपको बहुत शौक था इस मुल्क में डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, अगर 1-2 साल के बाद वो डिफॉल्ट करा के ये कहा गया कि भाई आपने तो डिफॉल्ट कर दिया, आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही हैं, बाहर से भी आपके यहाँ जो है फायरिंग हो रही है सरहद पार से, तो आप इस काबिल नहीं है कि आपके जौहरी प्रोग्राम को रखा आप मांगे, अब लोगों से कहें भाई हमें थोड़े से पैसे दे दे। अब ये जो सेकंड तरीकाकार है, इसमें होता है कि डॉलर आ तो जाते हैं बड़ी जल्दी, आपको कोई कारोबार भी नहीं करना पड़ता, आपको कोई एक्सपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती, आपको कोई एवेन्यूज भी ढूंढने नहीं पड़ते, आपको एक्सपोर्टर्स को मुराद भी नहीं देनी पड़ती, आपको बहुत सारी चीजों को कुछ नहीं जाना पड़ता, बड़ी जल्दी आपके पास आ जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। ये पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट, और दूसरी एक डिबेट में कैसे एक जो फाइनेंस एक्सपर्ट है आलिया शाह के साथ, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ भीख पे ही पलते रहते हैं, क्योंकि कोई हमें थोड़े बहुत पैसे दे दे तो थोड़े दिन हमारा गुजारा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये पाकिस्तान का जो पूर्व फाइनेंस एक्सपर्ट भी रहा है हुकूमत में, तो वो कैसे बता रहा है कि हमारा डिफॉल्ट अब दिवालिया बहुत नजदीक है, क्योंकि अगर आईएमएफ ने छोटी सी भी चूक कर दी तो हम एक ऐसे खौफनाक मंजर में पहुंच जाएंगे जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जैसे श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट में जब जनता और आवाम श्रीलंका की राष्ट्रपति भवन तक में चढ़ गई थी, तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ आवाम है, वो क्या करेगी इसका अंदाजा पाकिस्तान की हुकूमत को अभी तक है नहीं, पाकिस्तान के नेताओं को अब तक है नहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पड़ रहा है एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ है, और आईएमएफ को हमें अब राजी करने के लिए और मजीद कितने मुश्किल फैसले करने होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसकी महंगाई की जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों पर है, लेकिन अब चूंकि हम आज की बात कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जून 2022 में जो हमने बजट रखा था इस हुकूमत ने, अगर महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ी है तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर उनको पता था कि वो बारूदी सुरंग बिछाए गए हैं तो फिर उन्होंने जो बजट पेश किया था वो तो जून में पेश किया था, तो उस अप्रैल में ये आ चुके थे, तो उसके बाद जो दुगनी महंगाई हुई है उसकी किसकी जिम्मेदारी है, पहले तो ये बता दिया जाए। नंबर 2, आईएमएफ से जो मुआहदा इमरान खान साहब ने किया था वो तोड़ा मानता हूं मैं, लेकिन जो मुआहदे मिफ्ता इस्माइल ने किए थे वो भी उन्होंने 2 दफ़े तोड़े, वो किस खुशी में तोड़े वो बता दिया जाए। तीसरा ये था कि जो मामला तय हुए थे डार साहब ने उनको तोड़ा 2 मरतबा, वो किसकी जिम्मेदारी है वो भी बता दिया जाए। और तीसरी जो मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि अगर आप स्टेट बैंक के साथ मिलकर रुपए की कदर के साथ खिलवाड़ करें तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है और आईएमएफ बेवकूफ़ नहीं है। मैं क्यों बात ये कर रहा हूँ? देखिए, जब मिफ्ता इस्माइल रुखसत हुए थे तो उस वक्त $1 239 रुपये का था, 239 $1, लेकिन उसके बाद सट्टेबाजी भी जारी रही, उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार भी हुआ, उसके बाद स्मगलिंग भी हुई, तबाही बर्बादी हुई, लेकिन 25 जनवरी को हमारा जो रुपए की कदर थी उसमें बेहतरी आई, उस 239 के मुकाबले में वो कैसे आ गई? एक सवाल है ना। वो इसलिए आ गई कि आपने स्टेट बैंक के साथ मिलके जबरदस्ती उसको मसनूई तौर पर कम रखा, लेकिन खुली मंडी में वो 265 रुपए का था। तो वो जब मुतवाज़ी मार्केट में अगर वो 265 का है, इसका मतलब ये कि समंदर पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम भी वहीं से बेचते हैं, फिर तो उन्होंने रेमिटेंस आनी बंद हो गई। जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा जी तो मिलने बाद में पैसा तो इंटरबैंक से मिलता है, उन्होंने वहाँ पैसे रोक लिए, सरमायाकारी भी आगे बंद हो गई। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तीसरी बात मैं बड़ी अहम आपको बात बताने वाला हूँ, सब बातें छोड़ दीजिए आप। 27 सितंबर 2022 को हमारे जो डार साहब हैं उन्होंने हलफ उठाया। अक्टूबर 2020 में, वस्त अक्टूबर में, अब मिड अक्टूबर में आ जाइए, आपको मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त डॉलर 220 रुपए का था पाकिस्तान में, और वो सही था, इंटरबैंक में वो सही था, क्योंकि ब्लैक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। अगर वो आईएमएफ से उस वक्त मुआहदा कर लेते तो फिर ये रुपए की कदर 200 पर आ जाती, जो वो कहा करते थे, क्योंकि बाद में पैसा आते और पेट्रोल की कीमत भी कम होती, बढ़ती, ये नहीं बढ़ती। हुआ ये है कि उन्होंने आईएमएफ के साथ एक मुआहदा तोड़ा, उसकी वजह से आईएमएफ ने अपनी शराइत सख्त कर दी, रिजर्व गिरने लगे, महंगाई बढ़ने लगी, उसके बाद दोबारा। और ये बातें जो कर रहे हैं कि हमने अभी जो कैप हटाया है इससे ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी या ग्रे मार्केट खत्म हो जाएगी, आपको लगता है कि अब जो ये फैसले करने चाहते हैं वो अब कहीं पर भी असरअंदाज होंगे या कहीं कर पाएंगे वो इस तरह से कुछ कंट्रोल चीजों को? नहीं, देखिए ना, ये बात तो है कि जितना लूट मार करके पेट भरना था वो फिलहाल भर लिया,
मैं बिल्कुल वाज़ेह बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब 220 रुपये 231 का रेट था इंटर बैंक मार्केट में, तो वहाँ 265 चल रहा था, तो पैसा बाहर से आया। अब आपने वहाँ 265 पे पहुँचा दिया, तो अब ब्लैक मार्केट में 2-4 रुपए का फर्क होगा, मुझे नॉर्मल था। लेकिन वो जो ग्रे मार्केट थी उसमें जो 25-30 रुपए का फर्क था, वो तो आपने रेगुलराइज कर दिया ना, तो आप मजीद तो फौरन नहीं लूटेंगे ना। तो लेकिन अब जो तबाही बर्बादी आएगी मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब जब रुखसत हुए थे तो 12.3% महंगाई थी मार्च में। इन्होंने बजट में रखी थी 11.5% जी। बजट में रखी थी, किसने रखी थी? जो बजट पीएमएलएन या पीडीएम ने पेश किया था 11.5 रखी। अगर आज 24.5 है तो वो जिम्मेदारी किसकी है, मुझे बताया जाए। और सर कई जगह तो ये भी खुद भी कह रहे हैं कि 30% तक महंगाई है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि ये अभी बार बार ये कहते हैं, अभी मरियम साहबा भी कहकर गई कि क्योंकि ये इमरान खान ने मुआहिदा किया, क्योंकि आप तो इकोनॉमिस्ट है ना, आप तो न्यूट्रल हैं, आप सही बात में बताएंगे कि इमरान खान ने मुआहिदा किया इसलिए ये इतने मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, या हुकूमत ने बीच में आईएमएफ से मुआहिदा तोड़ा तो इसलिए हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं? नहीं, तो ये तो आपने मुझे खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, मैं डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ। जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये बात सही है कि इमरान खान साहब ने 28 फरवरी को जो मुआहिदा तोड़ा था, गलती की, उसके मनफी असरात आए, वो हम मान लेते हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 में जब 220 रुपए का डॉलर आ गया था और तमाम हालात ठीक थे, तो डार साहब ने वो किसकी मशवरे पर किसको खुश करने के लिए मुआहिदा नहीं किया और उसको गिरने दिया, वो किसकी जिम्मेदारी? अगर डार साहब को सब पता था, वो ये कहते थे मैं डॉलर 200 रुपए पे लेके आऊंगा, अगर वो नहीं ला सके या नहीं लाने की कोशिश की और उसको उठा के आपने 270 तक पहुंचा दिया, 3 दिन जो गुजरे हैं 25, 26, 27 की 3 वर्किंग डेज, उसमें 39 रुपए गिर गया। ये जिम्मेदारी जो है ये मौजूदा हुकूमत की है। लेकिन मैं एक जुमला आपसे ज़रूर कहूँगा कि हम ये सब मईशत की तो बातें कर रहे हैं, सलामती की भी मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आज भी सरमाए का फरार जारी है, दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। मुझे जो खदशा है कि IMF की शराइत के बाद आपको बहुत शौक था इस मुल्क में डिफ़ॉल्ट, अगर 1-2 साल के बाद वो डिफ़ॉल्ट करा के ये कहा गया कि भाई आपने तो डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही हैं, बाहर से भी आपके यहाँ जो है फायरिंग हो रही है सरहद पार से, तो आप इस काबिल नहीं है कि आपके जौहरी प्रोग्राम को रखा जाए। तो आज सियासत हटके इमरान ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया, हम इसको छोड़ें। अगर 1 साल के बाद ये दुनिया फैसला करती है, इस्तेमारी ताकतें फैसला करती हैं, एक जौहरी ताकत पाकिस्तान अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, दहशतगर्दी हो रही, अपने आप को डिफॉल्ट कर दिया। तो सर आप उस खदशे का इजहार कर रहे हैं जो अभी तक सिर्फ कयास आराइयां की जा रही हैं, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खदशे का इजहार कर रहे हैं? मैं वो खदशे का इजहार उससे आगे की बात कर रहा हूँ। देखिए, डिफॉल्ट 2023 में तो नहीं कराएंगे, आपको मैं बता दूं, हमने जो जल्दबाजी में किया, लेकिन जब ये शौक पूरा होगा हुकूमत का और सियासतदानों का जो कहते हैं डिफॉल्ट, जब ये शौक पूरा होगा, तो आज अगर IMF आपको चने चबा रहा है, मिफ्ता इस्माइल के दौर में 900 मिलियन डॉलर की किस्त देने के लिए 1700 रुपए के टैक्स लगाए, अब ये रुपए कदर गिराई, उस वक्त ये इसके अलावा वो ये कहेंगे कि भाई दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं हमारे मुल्क में, दुनिया में, आप दहशतगर्दी हो सकती है आपकी वजह से, तो अब आप मेहरबानी करके जौहरी पावर रखने के इस काबिल नहीं है। तो मेरा कहना, मईशत तो तबाह हो ही रही है, आवाम तो तबाह हो ही रहे हैं, सलामती को खतरा तो पड़ ही रहे हैं, आम आदमी अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों की मुस्तकबिल से मायूस जरूर है, लेकिन आज अगर इस मोहलत से फायदा नहीं उठाया, जो मैं कह रहा हूँ 2023 तक कोई खतरा नहीं, 1 साल है आपके पास, उसके बाद अगर वो ये फैसला करते हैं तो फिर आपके जौहरी प्रोग्राम का क्या होगा, आपके दिफाई बजट का क्या होगा, आपकी जो जोग्राफी नक्शा है क्या है, उस खतरे से डरे हैं। तलाश करें जहां से आपको डॉलर मिले और वो डॉलर आपके अपने हो, यानी कि आप अपने बाहर जाएं, आप कमाएं, आप एवेन्यू तलाश करें और डॉलर आपके अपने हो। यानी कि एक तरीका ये है कि आप मांगे, अब लोगों से कहें भाई हमें थोड़े से पैसे दे दें। अब ये जो सेकंड तरीकाकार है, इसमें होता है कि डॉलर आ तो जाते हैं बड़ी जल्दी, आपको कोई कारोबार भी नहीं करना पड़ता, आपको कोई एक्सपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती, आपको कोई एवेन्यूज भी ढूंढने नहीं पड़ते, आपको एक्सपोर्टर्स को मुराद भी नहीं देनी पड़ती, आपको बहुत सारी चीजों को कुछ नहीं जाना पड़ता, बड़ी जल्दी आपके पास आ जाते। लेकिन इन डॉलरों का प्रॉब्लम ये होता है आलिया कि ये डॉलर हमें वापस करने पड़ते हैं, और वापस भी हमें सिर्फ डॉलर नहीं करने पड़ते, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है। ठीक है, हम जितने भी जिनकी जो मैशत के जो सोल्यूशन ढूंढते हैं वो हम इसी तरफ जाते हैं। आसान रास्ता होता है, लैंडर के साथ पैसा लिया, डॉलर आए, उनमें से कुछ खर्च किया, कुछ अपना जो है फिस्कल स्पेस जो है वो पूरी की, उसके बाद बाकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हमने देना शुरू किया। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो शदीद क्राइसिस की शिकार है। मैंने लिखा भी था, और मुझे नहीं पता कि डिफॉल्ट की तारीफ जो है ना वो जो भी आप कर लें, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अमली तौर पर कुछ नहीं चल रहा। पाकिस्तान के $3 अरब रिजर्व के साथ पाकिस्तान पूरा चलना बहुत मुश्किल है।
अच्छा, अब ये था कि आपको याद होगा जब खान साहब जब आए थे तो इनके सामने 2018 में इनको एक ईगो का इशू था उस वक्त। ये चूंकि पहले ऐलान कर चुके थे कि जी कि हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, हम खुदकुशी कर लेंगे, ये सब कुछ ईगो इशू थे। तो उस ईगो इशू को सेटल करते करते इन्होंने 8-9 महीने जाया कर दिए। असद उमर जो था वो लेके बैठ गए मुख्तलिफ चक्कर में। आपने देखा कि पहले महीनों में ये सऊदी अरब के साथ भी चले गए, चाइना के तो कुछ पैसे की मदद, ताकि हम जो है ना आईएमएफ के पास न जाएं। मसला सिर्फ आईएमएफ के पास जाने का नहीं था, जहां इनको पता था हमें डॉलर उस वक्त भी चाहिए। ईगो इशू था कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारी बातें बुरी होगी। सेम हम उसी सिचुएशन में इस वक्त जब इसहाक डार साहब जब वापस आए हैं तो ये अपने आप को इन्होंने उसी ईगो इशू में फंसाया, क्योंकि इनके बैक ऑफ द माइंड में 2016-17 का अपना दौर था कि मैं था तो मैंने डॉलर को कंट्रोल करके रख लिया था, तो मैंने फिर कर लूंगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, सिचुएशन चेंज हो गई पाकिस्तान में। जब पहले इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ 17-18 अरब के 17-18 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी रन कर रही थी और उस वक्त इनके पास इतने डॉलर थे कि ये उसमें से 3-4 अरब डॉलर मार्केट में फेंके तो डॉलर को कंट्रोल कर सकते। इन्होंने आके उसी हिसाब के साथ उसी पैटर्न में पूरी पुरानी वही अपनी किताब खोली, वही डायरी खोली इन्होंने और उसी मालिक पे चले गए। और आपको याद होगा उन्होंने कहा जी कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा और मैं अपनी जाना कोई जहां पे हम बिजली की कीमत